तो हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। लेक्चर नंबर 6 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्यारे स्टूडेंटों अध्यारोपण का सिद्धांत। लेक्चर नंबर 6 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्यारे स्टूडेंटों अध्यारोपण का सिद्धांत। बने रहिए, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अध्यारोपण का सिद्धांत किस बेस पर और किस चीज पर आधारित है इसको मैं बताता हूं आपको। देखिए होता क्या है प्यारे स्टूडेंटों, अभी इससे पिछले जो हमने लेक्चर में देखा था कूलाम का नियम, कूलाम का नियम जब हमने देखा था प्यारे स्टूडेंटों, तो वहां पर हमने यह देखा था कि कूलाम का नियम जो होता है वह दो स्थिर बिंदु, एक बिंदु Q1 है, एक बिंदु Q2 है, ये दोनों के दोनों बिंदु स्थिर हैं और इन दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में जो वैद्युत बल कार्य करता है वह केवल इनके ऊपर का, मतलब कूलाम का नियम निकाला गया था। कूलाम के नियम जो कूलाम के नियम की व्याख्या थी वो केवल दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल के ऊपर की गई थी। अब यहां पर क्या है प्यारे स्टूडेंटों, हमने कहा कि जब कुछ आगे व्याख्या होने लगी तो उन्होंने बताया उन लोगों ने कि मैंने अगर कोई बंद निकाय है, अगर कोई पिंड है, मान लीजिए सिस्टम मान लीजिए पूरा ब्रह्मांड में कहीं भी कोई भी वस्तु है तो एक तरह से वह सिस्टम की तरह कार्य करती है। कोई निकाय है, अगर मैं निकाय मानता हूं, जैसे कहा मैंने कि मान लीजिए कि एक निकाय है प्यारे स्टूडेंटों, ये एक निकाय है, ठीक है। अब निकाय के अंदर अनेकों आवेश हो सकते हैं, Q1 Q2 Q3 और डॉट 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 Qn भी हो सकता है, माने अनंत आवेश हो सकते हैं। लेकिन अनंत आवेश में प्यारे स्टूडेंटों उन आवेशों में जिसमें आवेश की संख्या यदि ज्यादा है तो उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों की वजह से जो लगने वाला बल होगा उसको हमको निकालना था। तो इसलिए कूलाम का नियम तो इसके ऊपर मतलब इसकी व्याख्या नहीं कर सका, तो हमने इस वाले नियम को मतलब इसके पूरे आवेशों की वजह से Q1 जो हमारा रहा एक आवेश था उस पर लग रहे थे जो टोटल बल, उसका मान निकालने के लिए हमको यह अध्यारोपण का सिद्धांत लेकर के आना पड़ा प्यारे स्टूडेंटों, ठीक है। यहाँ पर वैज्ञानिकों ने इसके बारे में पता लगाया, ठीक है। देखिए चलते हैं, होता क्या है प्यारे स्टूडेंटों, देखिए अगर कोई मेरा ये निकाय है, क्या है, अगर मैं इसको एक निकाय नाम दे देता हूँ, निकाय का मतलब होता है इंग्लिश में सिस्टम, ठीक है। अगर मैंने कहा इसमें प्यारे स्टूडेंटों ये Q1 है, ये Q2 है और डॉट 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 ये Qn है। अगर मैं कह रहा हूं कि ये Q1 है, ये Q1 है प्यारे स्टूडेंटों, इस Q1 पर अन्य आवेश जो इसके अंदर निकाय के अंदर अन्य आवेश भरे हुए हैं, उन आवेशों की वजह से इस पर बल लग रहा है, Q1 पर बल लग रहा है, तो उसी के मान को हमको क्या करना था, निकालना था। आइए चलते हैं। अब मेरे को जहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि अध्यारोपण का सिद्धांत जो है वह किस वजह से आया और कब क्यों उसकी आवश्यकता पड़ी हमको, ठीक है। अब चलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए इस नियम के अनुसार प्यारे बच्चों, इस नियम के अनुसार यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हो तो, देखिए वही बात है, अगर कोई निकाय है तो उसके अंदर अगर अधिक आवेश है, अनेक आवेश हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण, यही एक आवेश है मैंने कहा आपसे, अब इसी आवेश पर अन्य माने आवेशों के कारण जो बल लग रहा है उसकी बात हो रही है। अन्य आवेश यानी किसी एक आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण अलग अलग बलों के वेक्टर योग के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत। देखिए क्या है प्यारे स्टूडेंटों, आइए देखिएगा। यहाँ पर मान लीजिए कि ये Q1 है, ये क्या है हमारा Q1 है, ये एक आवेश है Q1, ठीक है। अब यहाँ पर ये Q2 आवेश है हमारा, एक यहाँ पर Q3 आवेश है, ठीक है, और ये Qn आवेश है। अब ये सारे के सारे मिलकर के इसके ऊपर बल लगा रहे हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर जब बल लगा रहे हैं, एक चीज और याद रखिएगा, अगर Q2 की वजह से Q1 पर बल लग रहा है तो लिखने का तरीका हमारा ये होगा, ठीक है। क्या होगा, देखिए अगर Q2 की वजह से Q2 बल लगा रहा है Q1 पर, जिस पर बल लग रहा है उसको पहले लिखेंगे 1, जिसकी वजह से लग रहा है उसको बाद में लिखेंगे 2, हो गया। यानी कि जिस पर बल लग रहा है प्यारे बच्चों उसको 1 को पहले लिखेंगे और जो जिसकी वजह से लग रहा है Q1 पर बल उसको हम बाद में लिखेंगे, तो 1 ये 2 हो गया। डायरेक्शन क्या है मेरी, समझ में आ गया होगा। अब वही बात यहां पर हो गया, Q3 बल लगा रहा है Q1 पर तो F13 लिखेंगे वेक्टर सदिश रूप में। सदिश वह राशि है जिसके अंदर पता है आप लोग सदिश के बारे में पता है, दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है, देख लीजिए। अब सुन लीजिए, अब यहां पर क्या होगा प्यारे स्टूडेंटों, Qn बल लगा रहा है Q1 पर, Q1 जो है वह बल लगा रहा है Q1 पर प्यारे स्टूडेंटों, तो आपका वेक्टर F1n हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा।
देख लीजिए, अगर अब हम बात करते हैं प्यारे स्टूडेंटों, देखिए यहां पर ये वेक्टर F1 है, ये वेक्टर F1 है, लेकिन किसके लिए है? Q1 के लिए है। किसके लिए प्यारे स्टूडेंटों? Q1 के लिए, याद रखिएगा, भूल नहीं जाना, याद रखिए Q1 के लिए। अब सुन लीजिए, अब ये Q1 पर जो लगने वाला बल होगा वो इन सारे यानी कि सारे आवेशों के बलों के योग के परिमाण के क्या होगा? बराबर होगा। बलों के वेक्टर योग के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, यहां पर देखिएगा F2 का बल, F3 का बल, यानी कि Q1 जो हमारा Q2 है उस आवेश का बल, और Q3 आवेश का बल, और Q4 आवेश का बल, डॉट 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 Qn आवेश का बल, इन सभी का योग यानी कि वेक्टर योग का क्या होता है? बराबर होता है। अब देखिएगा, चलते हैं आगे। देखिए, माना किसी निकाय में स्मॉल n आवेश है, स्मॉल n, देख लीजिए स्मॉल n आवेश है। माना किसी निकाय में स्मॉल n आवेश है, Q1, Q2 डॉट 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 Qn है। माना आवेश Q1 पर बल ज्ञात करने हैं तो Q2, Q3 डॉट 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 Qn के सापेक्ष आवेश Q1 के स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, देखिए स्थिति सदिश का अर्थ यह होता है प्यारे स्टूडेंटों, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, यानी कि कहने का अर्थ यह है कि मान लीजिए, देखिए यहां पर आपको मैं बता दूंगा, पोजीशन वेक्टर यानी कि स्थिति सदिश, माने कि दो आवेशों की कोई स्थिति को जो बताता है वह उसका स्थिति सदिश कहलाता है, वह उसका क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर कहलाता है। दो आवेशों की स्थिति बताने वालों को स्थिति सदिश कह देते हैं। यहां पर देखिएगा, अगर मैं कह रहा हूं क्रमशः वेक्टर 1, वेक्टर स्मॉल r2, स्मॉल r12, सॉरी, वेक्टर स्मॉल r12 कामा वेक्टर स्मॉल r13 डॉट 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 वेक्टर स्मॉल r1n है तो Q2 के कारण आवेश Q1 पर बल, देखिए पहले तो यहां पर सुन लीजिएगा, ये एकांक सदिश है, दिशा बता रहा है, क्या बता रहा है? एकांक सदिश दिशा बता रहा है। देखिएगा यहां पर पहले सुन लीजिए, Q2 के कारण आवेश Q1 पर बल लग रहा है। देखिए Q2 के कारण, मैं लिखूंगा यहां पर Q2 के कारण किस पर लग रहा है? आवेश Q1 पर, तो पहले 1 लिखूंगा, फिर उसके बाद 2 लिखूंगा, वेक्टर, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर, ये परिमाण हो गया हमारा। अब इसके लिए हम दिशा लिख देंगे, R12 का एकांक सदिश, ठीक है, दिशा के साथ साथ परिमाण की भी जरूरत हो गई हमारी, कंप्लीट। अब Q3 के कारण आवेश, ये आवेश है, आवेश Q1 पर बल, तो यहां पर हो जाएगा F13 इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिखेंगे Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर गुणे आपका हो जाएगा R13 एकांक सदिश। मेरे को जहां तक उम्मीद है प्यारे स्टूडेंटों आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम लोग चलेंगे, इसको उतार लीजिएगा आप लोग, अब हम लोग चलेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार। प्यारे स्टूडेंटों, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार जो Q1 आवेश है उस पर अन्य आवेशों के कारण जो बल लग रहा है उनको हमको देखना है, ठीक है, उनके योग यानी कि उनके वेक्टर योग के बराबर होता है, उन सभी को देखिए हम लोग देख लेते हैं एक ही बार में। देखिए यहाँ पर आप लोग एकदम एक एक चीज को नोट करते रहा करिए प्यारे स्टूडेंटों, जब मैं हट जाता हूं कम से कम आप लोग उसको उतार लिया करिए, जब हम हट जाते हैं तो आप लोग उसको उतार लिया करिए, छाप लिया करिए अपनी कॉपी पे प्यारे स्टूडेंटों, अगर छापेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए यहाँ पर होता क्या है, हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे स्टूडेंट, जब आप किसी भी चीज को पढ़ रहे होते हैं, जब तक उसको कॉपी कलम लेकर के छापेंगे नहीं तब तक काम नहीं बनेगा। अगर काम नहीं बनेगा तो हमको काम नहीं बनेगा तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, क्योंकि आप समय दे रहे थे कॉपी कलम लेकर के नोट करते रहा करिए। अब देखिएगा, हमने कहा कि इस Q1 आवेश के कारण अन्य आवेशों के कारण, यानी इस Q1 आवेश पर अन्य आवेशों के कारण जो बल लग रहा है उसके लिए निकालना है हमको अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार। इस फार्मूले के ऊपर हम लोग सभी के जो मान थे उनको रखते हुए चलेंगे। देखिए अब होगा क्या प्यारे स्टूडेंटों कि F1 वेक्टर इक्वल टू F2
देखिए F1 वेक्टर, फिर उसके बाद हम लोग रखेंगे जो वहां पर हमने निकाला था वेक्टर F1 के लिए, माने Q1 आवेश के लिए, अन्य आवेशों के लिए जो बल लग रहा था उसके लिए पूरी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो पहला वाला जो था हमारा, जैसे हमने लिखा था कि F12 ये लिखा था, प्लस फिर हमने लिखा था F13, फिर हमने लिखा था F14 डॉट 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 ये वेक्टर F1n, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा प्यारे स्टूडेंट, तो इसके लिए निकाल लीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 एकांक सदिश, प्लस इसके लिए भी वही होगा, यहां पर Q1 Q2 सॉरी Q3 होगा, इसके लिए Q3 अपान R13 का स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर छूट गया है। अब ये हो जाएगा एकांक सदिश प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 अपान R14 का स्क्वायर एकांक सदिश R14 डॉट 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 प्यारे स्टूडेंटों, यहाँ पर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये Q1, ये आपका हो जाएगा Q1 इंटू Qn अपान R1n स्क्वायर इंटू R1n। अब प्यारे स्टूडेंटों इसमें जो कॉमन उसको बाहर निकाल लेंगे, जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेंगे। देखिए ये हो जाएगा 1 अपान, प्यारे स्टूडेंट देखते रहिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा कॉमन बाहर, और बाकी जो बच रहा है उसको लिख दीजिए Q1 Q2 अपान R12 का स्क्वायर, फिर यहां पर हो जाएगा आपका ये कैप 12 प्लस Q1 Q3 अपान आपका R13 का स्क्वायर हो जाएगा, ये R कैप का 13 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा Q1 Q4 हो जाएगा, अपान में आपका हो जाएगा R1 का 4 स्क्वायर, ये इंटू मतलब सभी के लिए इंटू है, तो ये हो जाएगा R कैप 14 डॉट डॉट डॉट, ये आपका हो जाएगा Q1 Qn अपान R1n का स्क्वायर R कैप 1n पूरे का ब्रैकेट बंद। ये हमारा अध्यारोपण का क्या है प्यारे स्टूडेंटों, सिद्धांत है। जहां तक मुझे उम्मीद है प्यारे नन्हे मुन्ने स्टूडेंटों आपको समझ में बातें आई होंगी, ठीक है। अगर आई है तो बातें कम से कम लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू।